हेलो जेंटलमैन्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पंकज। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा आज अलग तरह का होने वाला है। ये वीडियो में आज हम बात करेंगे, जब आप फेज 2 देने जाएंगे, चाहे किसी भी बार का हो, किसी भी इनटेक का हो, तो आपके सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक की कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी, उस चीज पर हम आज बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो भी होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन वीडियोस भी होने वाला है, ये डिटेल्ड एक एक चीज पर चर्चा करने वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर बात करेगा। जो भी दिमाग में आपके चल रहा होगा अब तक फेज 2 से रिलेटेड, उन सारी चीजों पर हम जो है वो बात करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो होपफुली आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में मैं लेने की कोशिश करूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर भी आखिरी में अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो और मैं प्लान कर रहा हूं, जो कि मेडिकल के लिए होगा। जैसे ये फेज 2 का आज वीडियो होगा, इसको आप देखिए, आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से जैसे डाउट्स होंगे मेडिकल के ऊपर, आप लोगों के मेडिकल पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे। तो फेज 1 आपने क्लियर कर लिया है, फेज 2 देने की प्लान आप कर रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद में फेज 2 होगा। वो कुछ दिन, कितने भी दिन हो सकते हैं, वो तो जब आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आउट होगा तो आपको और हमें सबको पता चल ही जाना है। चलिए, फिर भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में कैसे होगा आपका फेज 2, एयरफोर्स फेज 2, सुबह 5 बजे से, 6 भी नहीं, 5 बजे से रात को 10 बजे तक की कंप्लीट प्रोसेस पर मैं आज आप लोगों के साथ में बात करूंगा। क्या होगी, हर एक छोटी छोटी डिटेल पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि प्रोसेस के ऊपर हम कंप्लीट आज बात करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर कुछ टेस्ट होंगे आपके, एसआरटी होगा आपका, जीडी होगा, स्पोकन होगा आपका, एटिकेट, जनरल एटिकेट्स वगैरह आपको सिखाएंगे हम। फेज 2 का बैच हम लेकर के आ रहे हैं। 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप इस वीडियो को अगर 15 तारीख के बाद देख रहे हैं तो भी ये बैच आपके लिए है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में ये फेज 2 के बैच में मिल जाने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर के माई राइजिंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फेज 2 की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, या हो रही हैं, या हो चुकी हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस जाके ज्वाइन करनी है। कोई भी डाउट अगर हो आपको तो आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। यहां पर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। 8005661840। प्ले स्टोर पर जाओ, माई राइजिंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां आपको विराट फेज 2 बैच मिलेगा, उसका एनरोल करिए और अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए, सबसे पहले एक ऑलरेडी वीडियो आर एस सर ने डाल दिया है, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, चीजों के ऊपर विस्तृत रूप में आर एस सर ने बात की है। मेरा टॉपिक, जो मेरा वीडियो ये आज आप लोगों का रहने वाला है, आरएस सर के वीडियो से थोड़ा अलग रहने वाला है। आरएस सर ने आपको टू द पॉइंट चीजें बताई कि क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या चीजें जरूरी हैं, अब आपने क्या कर लिया, क्या रह गया, उन चीजों के ऊपर बात करी। हम उससे थोड़ा हट करके बात करेंगे, एक एक चीज पे टाइम के हिसाब से बात करेंगे। कितने बच्चे आएंगे, कैसे पास होंगे, कैसे फेल होंगे, क्या चेस्ट नंबर दिया जाता है उन्हें, कितना टाइम दोपहर में मिलता है, कब खाने को मिलता है, कब आपको स्क्वाट्स, सिटअप्स या फिर जो है वो पुशअप्स के बीच में समय मिलता है, कितना, कैसे आप जो है फेल हो सकते हो उस एक्सरसाइज करते हुए, जीडी में समय कितना मिलता है, क्या रिटर्न फॉर्मेट में भी जीडी होता है या सिर्फ इंट्रोडक्शन का खेल होता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले अगर बात करता हूं, आपने फेज 1 एग्जाम दे दिया है और अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तो होपफुली आपका फेज 1 एग्जाम क्लियर होगा। आपका चाहे आधा नंबर ज्यादा है, चाहे स्टेट वाइज कट ऑफ से हो या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ से ज्यादा हो, अगर आधा भी नंबर ज्यादा है, आपको मेरे हिसाब से फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। दो चीजें हैं, अगर आप पास होते हैं फेज 1 में और फेज 2 में अगर आपने दिया और फाइनल में अगर आप पास हो गए, तब तो 4 चांद हैं। ठीक है, पर मान लेते हैं साहब मेरिट ज्यादा चली गई और आप फेल हो जाते हैं आखिरी में जाकर के, तो उस केस में आपको अगले इनटेक के लिए आपको आपका एक एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। फेज 2 का एक्सपीरियंस, मेडिकल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में हुआ, अगले इनटेक में सारी चीजें काम आएंगी। तो हमेशा कितना भी नंबर ज्यादा है, आपको सीरियसली फेज 2 की तैयारी भी करनी चाहिए और जो है अपने फेज 2 को देना भी चाहिए। ठीक है, फेज 2 के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, फेज 2 के अंदर जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, भाई आपने जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो सही है कि नहीं है। फिजिकल होता है, इस पर हम डिटेल्ड रूप में बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। स्पोकन के ऊपर आप काम करेंगे ताकि आप अपने जीडी में अच्छा परफॉर्म कर पाए। एसआरटी होता है और उसके कुछ दिन बाद में मेडिकल होता है, वो भी फेज 2 का ही पार्ट होता है। कुछ लोग उसको फेज 3 भी कहते हैं, भाई फेज 3 में मेडिकल हो रहा है। राइट, चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, सबसे दूसरी बात, फेज 2 के लिए आपको भी पता है कि आपको अपना जो है रिजल्ट आ गया है, कुछ दिनों बाद में आपके रिजल्ट वाले पोर्टल के ऊपर ही आपको आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। तो आप अपने फेज 2 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख पाओगे कि यार मेरा कौन से एएससी में है। लगभग 13-14 एएससीज हैं पूरे इंडिया के अंदर जहां पर फेज 2 होता है। उनमें से भी कुछ ही जगह पर होता है, ऐसे नहीं उन सारी जगह के ऊपर फेज 2 हो जाता है। सारी चीजों के ऊपर और बात करेंगे। तो आपको बेसिकली अपना एडमिट कार्ड निकालना है, उस एडमिट कार्ड में देखना है कि यार जैसे मान लो आज से 10 दिन बाद में एडमिट कार्ड आया, आपने देखा कि हो मेरा तो 1 ASC अंबाला आ गया है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंबाला जाके अंबाला में किस तरह से होगा उस चीज पे भी थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि आपका जो है वो एडमिट कार्ड आउट हो गया, उस एडमिट कार्ड पर एक एड्रेस लिखा होगा एएससी का, जैसे 1 एएससी अंबाला है, 2 एएससी जो है वो दिल्ली है, रेस कोर्स के अंदर जो ये जगह है, 3 एएससी कानपुर है, 4 एएससी जो है वो बंगोल में है, 5 एएससी जो है जोधपुर है, 6 एएससी मुंबई, 7 एएससी बेंगलोर, 8 एएससी चेन्नई, 9 एएससी भुवनेश्वर, 10 एएससी पटना, 11 एएससी गुवाहाटी, 12 एएससी जो है वो सिकंदराबाद। यहाँ पर बेहतरीन लेवल के मेडिकल्स, और साउथ साइड के अंदर तो फायदा भी होता है, अगर आपका सेंटर साउथ साइड के किसी एएससी पे आ गया तो समझ लो 4 चांद है तुम्हारे। वहां पर काफी हल्के रूप में जो है वो एएससी के अंदर बच्चों के रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बच्चों के रिव्यू पे कि सर आसान चीजें थी, हमारे साथ में पोलाइटली चीजें बिहेव करी, थोड़ी बहुत गलती भी करी तो हमें इग्नोर करा गया। जोधपुर जैसे सेंटर पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है। इसके बाद 14 एएससी कोची है और 15 एएससी जो है भोपाल है। इनमें से कुछ ही सेंटर के ऊपर जो है आप लोगों का फेज 2 होता है, जैसे किस किस पर नहीं होता, जैसे कि बंगोल 4 एएससी बंगोल में आपका फेज 2 नहीं होता है या पीएफटी नहीं होता है, 1 एएससी अंबाला में होता है, 2 एएससी दिल्ली में होता है, 3 एएससी कानपुर में होता है, 2-3 बार से दिल्ली के अंदर बीच में बंद हो गया था, वापस से शुरू हो गया है। इसके बाद में जो है जोधपुर में होता है आपका, मुंबई में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बेंगलोर में होता है आपका, चेन्नई में होता है, यहां पर भी काफी सिलेक्शन निकलते हैं, भुवनेश्वर में नहीं होता, पटना बीटा में होता है, गुवाहाटी में भी होता है, सिकंदराबाद में भी होता है, और केरल में नहीं होता है, ओके केरल में नहीं होता है, और भोपाल में भी नहीं होता है। तो कुछ ये एएससीज हैं जहां पर आपके फेज 2 के सेंटर्स आएंगे। अब जहां पर आपके फेज 2 के सेंटर्स आएंगे वहां पर आपको पहुंचना होगा। जनरली जो है आपको जिस भी दिन पहुंचना होता है, मान लेते हैं एक डेट ले लेते हैं अपन कि भाई 10 अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है, 10 अप्रैल हमने एक डेट ले ली, सॉरी अप्रैल नहीं ले सकते, मई ले लो, मान लो 15 मई ले लेते हैं, 15 मई भी नहीं ले सकते, 15 मई तो आज ही है, जून ले लो, 15 जून ले लेते हैं कि साहब 15 जून का आपका फेज 2 एडमिट कार्ड आ गया और उसमें लिखा है कि भाई 15 जून को आपको जो है 1 एएससी अंबाला में पहुंचना है। यहां पर बहुत ही तगड़े ऑफिसर्स आप लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, जैसे कि अंबाला में जो है, ओके अभी जो है आई थिंक बेंगलोर में जो है नम्रता मैडम है, उनका जो है मेरे हिसाब से टेम्पररी उनको अंबाला में शिफ्ट करा जाएगा आपका जब जो है वो ये फेज 2 होगा। ऐसे ही जो है विजय चौधरी सर हैं, आई थिंक 3 एएससी कानपुर में है। ऐसे ही जो है कई सारे काबिल ऑफिसर है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीओ होते हैं किसी भी एएससी सेंटर के। जब आप वहां जाओगे तो उनसे मुलाकात भी होती है आपकी। तो बेसिकली क्या होगा, आपको सबसे पहले एक सेंटर पकड़ लेते हैं, अपन मान लेते हैं दिल्ली सेंटर के ऊपर अपन बात करेंगे कि मान लो आपका दिल्ली सेंटर आ गया 15 जून को, ठीक है। तो जब दिल्ली सेंटर आया 15 जून को तो आपको होपफुली 14 जून को दिल्ली में पहुंच जाना है, स्टे लेना है होटल में, जहां धर्मशाला में होटल में रुकना चाहो वहां रुक सकते हो, और वहां से आपको अगले दिन का बहुत जल्दी का समय मिलता है। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है भाई 5 बजे आपको सुबह जो है वो रिपोर्टिंग टाइम है आपका 5 PM पे। किसी बच्चे का 5 AM होता है, किसी का 5:30 होता है, किसी का 6 होता है। रश ना क्रिएट हो इस चक्कर में जो है वो समय को आगे पीछे किया जाता है। प्लस फेज 2 के लिए जाते हुए भी सबके मन में एक डाउट होता है, अरे गुरुजी जीडी देते हुए तो हमें ऐसे बैठना है और एकदम फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहननी है, तो और सर फिजिकल करते हुए तो सर हमारा जो है वो कच्चा पजामा टी शर्ट वगैरह पहन के करना है, तो सर अब हम क्या करें। तो पहली बात तो ये सुन लो कि लड़कों और लड़कियों का फिजिकल या पीएफटी अलग अलग दिन होता है, फेज 2 अलग अलग दिन होता है। मान लो 5 दिन चलना हुआ तो शुरू के 3 दिन लड़कों का होगा, बाद के 2 दिन लड़कियों का होगा, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग है और फिजिकल जो क्वालिटीज चाहिए डिफेंसेस को वो अलग अलग है, तो अलग अलग ही परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग होता है। ड्रेस कोड नाम की कोई चीज वैसे नहीं होती कि भाई आप ये पहन के आओ तो ये अच्छे लगोगे। आपको टी शर्ट और पजामा और जूतों के अंदर जाना है, उसी में आपको फिजिकल देना है और उसी में आपको जीडी परफॉर्म करना है। वैसे तो जीडी के लिए आपको सर सूट बूट पहनना होगा और सर जी ऐसे एसएसबी जैसा मेंटलिटी आप बना के रखते हैं, पर उतना समय नहीं होता। अगर आप कैरी कर सकते हैं तो कैरी करो, फिजिकल के बाद में आपको समय मिलता है 5-7 मिनट का, उस टाइम पे आप कर सकते हैं चेंज, लेकिन उस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर पजामा टी शर्ट या पजामा और कच्छे में बैठ के जो है वो जीडी देते हैं। कोई बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं है उसमें। ड्रेस कोड का उम्मीद करता हूँ कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आज जैसा मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में मैं पूरे डाउट्स लूंगा आपके, हो सकता है आधे घंटे का वीडियो बन जाएगी। छोटी से बड़ी चीज पर बात करेंगे। तो सुबह जो है लगभग 5 बजे आपको बुलाया जाएगा। ड्रेस कोड जैसा मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, आपका सही रहेगा पजामा टी शर्ट और जूते पहन करके जाएं। सेम चीज लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सुबह 5 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा, बुलाया जाएगा। उसके बाद में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन का। सुबह 5 बजे आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर दिया जाएगा कि भाई तुम चेस्ट नंबर 3 हो, तुम चेस्ट नंबर 5 हो, तुम चेस्ट नंबर 10 हो। सबको बाहर ही चेस्ट नंबर पहना दिया जाता है और बिठा दिया जाता है।
दिल्ली सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब जैसे कानपुर में अंदर बुला लेते हैं, दिल्ली वाले में बाहर ही बिठा देते हैं, बाहर बाहर बैठ जाओ भाई तुम तो, बाहर ही तुम्हारे साथ काम किया जाएगा। तो सबसे पहले चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा, तुम्हें लाइन में बिठाया जाएगा और वहां पर सबसे पहला काम है तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन से पहले ही चेस्ट नंबर अलॉट किया कर दिया जाता है ताकि जो है उनको आगे तुम्हें ट्रैक करने में आसानी रहेगी। अच्छा अनुज शर्मा साहब आप चेस्ट नंबर 13 के हैं, क्योंकि वहां आपको नाम से कोई नहीं जानता, वहां आपको चेस्ट नंबर से जाना जाएगा। तो चेस्ट नंबर दिया जाता है, वो आपको बांधना होता है अपनी चेस्ट के ऊपर, और उस बांधने के बाद में सबसे पहला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि साहब सबसे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं वो सही हैं कि गलत हैं। आपने जो अपना फॉर्म भरते हुए जानकारी दी गई है वो सही दी गई है कि गलत दी गई है। इसमें सबसे बड़ा बवंडर है, सर जी बाइक तो चलानी आती है, लिख दिया था कि साहब ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सर जी कंप्यूटर चलाना आता था, डाल दिया था फॉर्म में कि साहब कंप्यूटर आता है, अब नहीं है। ऐसे किसी भी चीज के बारे में आपने जानकारी प्रोवाइड कराई गई और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास में, उसमें क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, चेस्ट नंबर अलॉट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको बिठा दिया जाएगा, एक ऑफिसर होंगे जो सारी चीजों को आपकी वेरीफाई कर रहे होंगे। उसी केस के अंदर अब आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रखना है, ऑल्दो आरएसएन ने इसका एक वीडियो बना दिया, क्योंकि मैं भी एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं इस चीज के लिए, तो उससे मैं भी सोच रहा हूं थोड़ा बात कर ही ली जाए। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास में फेज 2 का कलर एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका जैसे डेट आती है तो आपका कलर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे, वेबसाइट से आ जाएगा। फेज 1 का एडमिट कार्ड, अब सर जी खो गया ये तो अब क्या कर दूं, उसका भी समाधान है। सुनिए, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ फेज 1 का, उस टाइम पे आप एक एडमिट कार्ड ले गए, उस पे आपकी मोहर लगी है, उस पे आपकी फोटो है, फोटो पे हाथ की मोहर आ रही है। जो आपके ऑफिसर थे, एग्जामिनर जो एयरफोर्स साइड से आए थे, उनके सिग्नेचर उस पे किए हुए होंगे। वो आपने अगर खो दिया है, दो लेके जाना है, अगर खो दिया है तो अब क्या समाधान है, क्योंकि जो भी कॉल्स पे आपके डाउट आते हैं सारे के सारे इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूं। तो अगर खो गया है तो खो गया है, उस केस के अंदर आप जो है वापस से उसका प्रिंट आउट निकालो, सॉफ्ट कॉपी पड़ी होगी पीछे, उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्लस अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालो कि अब मैं पास हो गया हूं। रिजल्ट का जो प्रॉपर पेज है उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और उसको उसके साथ में अटैच करके ले जाइए वहां पर। अब सर जी क्या चल जाएगा, बिल्कुल चलने वाली चीज है, लेकिन दो ही केसेस में चलेगी। एक तो तुम्हें बढ़िया डांट सुननी पड़ेगी और दूसरा बढ़िया रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये दो चीजें तुम करोगे तो चल जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें ऑफिसर के मूड पर भी डिपेंड करती है, क्या पता डांट ना मारे और क्या पता डांट मारने के बाद में रिजेक्ट भी कर दे। वो सब कुछ ऑफिसर के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा संभव है कि आपको ले लिया जाए क्योंकि पीछे लिया गया है बच्चों को। सेम चीज आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, आपके फोटोग्राफ जो भी आपने पास है पासपोर्ट साइज उसकी 10 फोटोकॉपीज निकालनी है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है। अब सर मान लो कि सर हम तो पहुंच गए, मार्कशीट नहीं लेके गए, तो आपको वो पहले डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले खुद बताएंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से अपने रिलेटिव को कॉल करके और मंगवा लो। शाम तक का समय देते हैं कि भाई शाम तक का आपके पास समय है, अपने रिलेटिव को कॉल करके, अपने घर वालों को कॉल करके, अपने पेरेंट्स को कॉल करके जो है वो डॉक्यूमेंट मंगवा लो। ज्यादातर केसेस में तो मंगवाते हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में जहां पहुंचना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑफिसर का मूड। क्योंकि बहुत बार ये केसेस आए कि साहब मेरा एक्सेप्ट हो गया था, बहुत बार ये से भी केसेस आएंगे साहब नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, अगर आपने कोई भी एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आप लोग जो है वो लेके जा सकते हैं। प्लस जैसे कल एक बच्चे से बात हुई, सर मैंने तो तब नहीं लगाया था कि मैं एनसीसी हूं, लेकिन मेरा अब जो है वो रिजल्ट आने वाला है एनसीसी का, मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। फेज 2 के समय लेके जाइए आप लोग और उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंटेशन में उसको ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चाहे जो भी आपके सर्टिफिकेट है और आपने जो भी फॉर्म भरे हैं, पीछे आपका आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं है या आपने गलत जानकारी दे दी थी कि साहब मेरे को तो आता है कंप्यूटर चलाना पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा है जो गलत जानकारी दिया गया और बाद में दिक्कत आ रही है, उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, ई-मित्र जो भी आपका लोकल है, आपका जो है कंप्यूटर सेंटर है, उस पे जाना है। कंप्यूटर सेंटर पे जाने के बाद में आपको बोलना है कि भाई साहब मैंने जो है वो फॉर्म भरा था और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, अब मेरे पास में कुछ है नहीं उसका तामझाम, तो आप मुझे एक शपथ पत्र बना दो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट वो एक पत्र होता है जिसमें उसमें लिखा जाता है भाई मेरे दिए गए द्वारा दी गई कुछ जानकारियां गलती से गलत भरी गई हैं। जैसे मेरे पास में कंप्यूटर चलाना आता है मुझे, लेकिन कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या मुझे बाइक चलानी आती है पर मेरे पास ड्राइविंग का कोई लाइसेंस नहीं है, तो मैं चाहता हूं इसको अब इस त्रुटि को अब सुधारा जाए। ये चीज आप फेज 2 में लेकर के जाओ, हो सकता है एक डांट पड़े लेकिन ये त्रुटि सुधर जाएगी फेज 2 के अंदर। सबसे ज्यादा डाउट है वो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये काम था डॉक्यूमेंटेशन का। इसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपको
कमांडिंग ऑफिसर आते हैं, कमांडिंग ऑफिसर या कोई भी बड़े सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो आपको बोलते हैं कि भाई चलो अब रनिंग करते हैं। वहां डॉक्यूमेंटेशन में जिसकी भी दिक्कत होती है सुबह ही बता देते हैं, सुबह 6 बजे बता देते हैं भाई साहब ये दिक्कत है तेरे डॉक्यूमेंट में, 5 बजे आके बिठाते हैं, 6 बजे बताते हैं ये दिक्कत है, घर पे फोन करके मंगवा ले, या फिर जो है ऑफलाइन हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए लेकर के आ, या मंगवा, शाम तक का समय है, रात को 8-9 बजे 10 बजे तक का समय है, ये काम आपको कंप्लीट करना है। तो ये पहला काम हो गया। उसके बाद में शुरू होता है खेल मौत का मतलब फिजिकल का खेल शुरू होता है। तो उसके बाद उस केस के अंदर मान लो 200 बच्चे सेंटर पे बुलाए गए हैं। क्या करा गया? 200 बच्चे बुलाए गए हैं इस सेंटर के ऊपर। तो 200 बच्चों में से एक साथ में 200 बच्चों को नहीं भगाया जाता, कई बार 30-40 को एक साथ भगा दिया जाता है, कई बार 60-70 बच्चों को एक साथ भगा दिया जाता है, कई बार 100 बच्चों को एक साथ भगा दिया जाता है। मतलब 300 बच्चे अगर बुला ले तो 100 के 3 पेयर भी बना सकता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे कितने आए हैं प्लस ऑफिसर का मूड क्या है। तो 50-60 से लेकर के और 100-120 बच्चे भी एक साथ भगाए जा सकते हैं। बहुत बार ऑफिसर्स ऐसे करते हैं कि सर, बहुत बार बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, साहब ये मान लो स्टार्टिंग लाइन है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए, 10 बच्चे आगे आगे खड़े हो गए, 10 उनके पीछे पीछे खड़े हैं, ऐसे करते करते मान लो 100 बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। अब सर जी मैं तो पीछे पीछे हूं, अब 7 मिनट जब होंगे उसमें से 10 मिनट तो मैं यहां से यहां तक भागूंगा, इतने में पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात सुनो भाई, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे रनिंग कैसे करनी है, ग्राउंड कैसे है, हर जगह आपके रनिंग के रास्ते में ऑफिसर्स खड़े होंगे जो आपको गाइड भी करते रहेंगे, भाई इधर भागो अब तुम लोग, इधर भागो तुम लोग। आखिरी के अंदर जो है पीछे पीछे तुम्हारी गाड़ी चलेगी। तो टाइमर जो है लगभग 7 मिनट का लड़कों को मिलेगा, लगभग 8 मिनट का लड़कियों को मिलेगा। तो टाइमर शुरू कब होगा ध्यान से सुनो। जब आपको सुबह मान लेता हूं 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, 7 बजे आपका पहला लोट बना भागने के लिए, 7 बजे से आपको भगाना शुरू किया, बोला आ जाओ भाई पहला लोट 100 बच्चों वाला आ जाओ, और शुरू किया। तो जब तक आखिरी बच्चा इस लाइन को क्रॉस ना कर ले तब तक टाइमर शुरू नहीं किया जाता है। चाहे वो 5 मिनट लगे, चाहे वो 7 मिनट लगे, चाहे सेकंड, चाहे 5 सेकंड लगे, चाहे 10 सेकंड लगे, चाहे 7 सेकंड लगे, कितना भी समय लगे, जब तक आखिरी बच्चा इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक टाइमर शुरू नहीं किया जाता। वो भी आपको शुरू में बता दिया जाएगा भाई कि ऐसा कोई मत सोचो कि पीछे वाला बच्चा को नुकसान ज्यादा हो रहा है, उसको नुकसान नहीं होगा। जब तक आखिरी बच्चा इस लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं निकल जाएगा तब तक टाइमर शुरू नहीं करेगा, इनके पीछे पीछे गाड़ी चलेगी। बीच बीच के अंदर कुछ ऑफिसर्स होंगे जो आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। आखिरी के अंदर जो है वो रस्सी खींचने वाले ऑफिसर खड़े होंगे जो कि आपको रोक देंगे कि भाई 7 मिनट हो गई, अब रुक जाओ। तो सबसे पहला काम है फिजिकल का होना। सबसे पहले जो है फिजिकल होगी, रनिंग होगी। रनिंग कैसे होगी वो सुन लो। मेल कैंडिडेट को जो है 1600 मीटर भागना है, 7 मिनट मिलेंगी। लगभग सारे ही सेंटर्स में जो है 1600 मीटर का कोर्ट है, लेकिन अगर आपने दिल्ली फॉर्म भर दिया और दिल्ली अगर आ गया है तो 1540 मीटर के आसपास का ट्रैक है। ट्रैक थोड़ा छोटा है, दिल्ली वालों को थोड़ा फायदा है, जगह कम है दिल्ली में। हाँ ठीक है, चलो। तो पहला जो है वो मेल कैंडिडेट है, 1600 मीटर जो है आपकी रनिंग है। और ये भी शायद बता ही देते हैं, वो शुरू में बोलते हैं, क्योंकि मेरे को एक बच्चे ने बताया सर मैं पहले बोल दिया कि तुम इसमें भी नहीं हुए तो फिर नहीं होगे, क्योंकि पूरा ट्रैक 1600 का है ही नहीं, ये 1540 या 1550 मीटर का ही ट्रैक है। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट जो आखिरी के अंदर बुलाए जाते हैं जनरली, उनको 1600 मीटर 8 मिनट का समय मिलेगा। जैसे ही आपकी रनिंग खत्म होती है, रनिंग खत्म होने के बाद में आपको बोला जाता है भाई 5 मिनट का 10 मिनट का गैप है, आप आराम से सुस्तिया लो, थोड़ा जो है वो रेस्ट कर लो। उसके बाद में आपके जो है वो एक्सरसाइज शुरू होती हैं। एक्सरसाइज होंगी उसके बाद में आपकी। एक्सरसाइज 3 प्रकार की होती है मेल्स के लिए और 2 प्रकार की होती है गर्ल्स के लिए। 3 कौन सी एक्सरसाइज है? 10 पुशअप्स लगाने होते हैं, 1 मिनट का समय होता है सारा। 10 सिटअप लगाने होते हैं, 1 मिनट का समय होता है। 20 स्क्वाट्स लगाने 1 मिनट का समय है। अब इसमें भी बच्चों को दिक्कत है, सर मेरे पैर सीधा होगा क्या, मेरे घुटने मुड़ेंगे क्या, मेरे को कैसे करना है पुशअप्स, सिटअप्स या स्क्वाट्स? तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो एयरफोर्स ने खुद ने डाल रखा है कि साहब ये जो है काम इस तरह से होगा, इस तरह से आपको करना है। तो आओ एक बार देख लेते हैं कि भाई पुशअप्स कैसे करनी होंगी, राइट फॉर्म ऑफ जस्ट एक्टिंग और पुशअप्स किस तरह से होगा। तो इसका एक वीडियो मैं आपके सामने थोड़ा सा प्ले करके भी दिखाऊंगा, बेटा देखिएगा। सबसे पहला एयरफोर्स की वेबसाइट पे जब अपन जाते हैं, तुम लोग भी बाद में देख लेना, कैंडिडेट पे आओगे तो यहाँ पे कैंडिडेट पे आने के बाद में एक जो है मिलेगा आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेकंड फॉर मेल एंड फीमेल। यहाँ जब क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा ये वाला। यहाँ 3 वीडियो डाले गए हैं, इन तीनों वीडियो को आराम से देख लेना। मैं यहाँ भी चला के दिखा रहा हूँ कि भाई साहब एक शुरू के वीडियो में तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, बाद में आखिरी में बताया जाएगा कि देखो क्या करना है क्या नहीं करना। ये आवाज भी सुनना। मेल कैंडिडेट के 10 पुशअप्स 1 मिनट में। 2 3 4 up down 2 3 4 up down। सुन पा रहे हो? डेमो वीडियो है पुशअप्स का। मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगानी है। होल्डिंग टाइम ज्यादा नहीं है, 4 सेकंड का होल्डिंग टाइम लिया है। 1 सेकंड बोला नहीं, 2 3 4 सेकंड,
क्योंकि 1 सेकंड जाने में नीचे लग गया समय। तो इतना समय लग रहा है, 1 मिनट में 10 पुशअप्स करवा दिए जाएंगे आपसे। प्लस बॉडी स्ट्रक्चर, पोस्चर देख लो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाथ से पैर पर टोस के ऊपर खड़ा होना है, हाथ ऐसे रहेंगे, हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, ज्यादा खुले हुए नहीं होने चाहिए, बॉडी टच नहीं होनी चाहिए नीचे, शरीर जो है नीचे टच भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक पोस्चर प्रॉपर दिखाया जाएगा कि भाई ऐसे आपको करना है, नीचे गए स्ट्रेट बॉडी है, नीचे जाना है, अप करना है, डाउन करना है, सारी चीजें यहाँ पर। Width apart and your arms and legs straight. Your back and hips will be in a straight line. On my count, down. Go down by lowering your chest. ठीक है, और अब बोलने पे अब टच नहीं होना है नीचे कहीं पे भी। ये था पुशअप्स, ठीक है। पुशअप्स कैसे करनी है, तो पुशअप्स हो गया, पुशअप्स कैसे होंगी सब ठीक है। पहला डाउट क्लियर हुआ कि पुशअप्स कैसे होंगी, कैसे हाथ रखने हैं, कैसे सीधा रहना है। 10 पुशअप्स कराएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। इसके 10 मिनट बाद आपको, इसके जब 1 मिनट हो जाएगा उसके बाद आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा कि भाई टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ रनिंग के 10 मिनट बाद में जो है वो आपको बेसिकली गैप मिलेगा, 10 मिनट का गैप मिला, उसके बाद में रनिंग कराए। इसके 2 मिनट बाद अगली एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज होगी आपकी सिटअप्स, पहले और बाद में इनमें से कोई भी एक्सरसाइज होती है। अब सिटअप्स के अंदर कई बच्चों को डाउट रहता है, सर जी पैर मोड़ू क्या, कोई खड़ा होगा क्या, पैर सीधे रखने हैं क्या, कैसे करना है। तो आओ सिटअप्स का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि सिटअप्स किस प्रकार से कराई जाएंगी। सिटअप्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, सिटअप्स किस प्रकार होगी। आपको सीधा लेटना है, पैर मोड़ने नहीं है, कोई भी सामने आपके खड़ा नहीं होगा, हाथ आपको पीछे की तरफ करने हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन देखो किस प्रकार से आपके सिटअप्स परफॉर्म करवाई जाएंगी। जब आप बोला जाएगा तो अप हुए, हाथ आगे फॉरवर्ड जाने चाहिए, डाउन बोला तो डाउन बोला, पीछे हो गया, अप डाउन, ठीक है। फिर अगेन अप, फिर अगेन डाउन। ये भी आप लोगों को जो है 10 सिटअप्स कराई जाएंगी 1 ही मिनट के अंदर, लड़का और लड़की दोनों के लिए। तो गर्ल्स का भी आ गया भाई, गर्ल्स को किस तरह से करना है, लड़के का और लड़की का सेम ही पोस्चर, सेम ही पोज रहेगा। ये एक्सरसाइज लड़कों के लिए भी होती है और लड़कियों के लिए भी होती है। तो उम्मीद करता हूं दूसरी एक्सरसाइज जिसके अंदर सिटअप्स हो रही हैं ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके 2 मिनट बाद। इसके 2 मिनट बाद में अगला आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट होता है जिसको अपन स्क्वाट्स बोलते हैं। स्क्वाट्स मतलब कि उठक बैठक। सेम चीज लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए 10 तो सिटअप्स हैं और 15 स्क्वाट्स हैं। लड़कों के लिए 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। तो आओ स्क्वाट्स देख लेते हैं, स्क्वाट्स किस प्रकार से की जाती हैं, कैसे अरे भाई उठक बैठक है, उठक बैठक बचपन में पनिशमेंट मिलती तो होते थे, पैर दुख जाते थे, तो बेसिकली वही चीज है। तो ये स्क्वाट्स किस प्रकार से होंगी, उठक बैठक किस प्रकार से होंगी। सबसे पहला पोस्चर को नोटिस करना, घुटनों के बराबर होने चाहिए आपके टोज, हेड स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ सामने होने चाहिए, ये पोस्चर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बैठना है कि साहब चिपक के नीचे बैठ गए, ऐसा नहीं। हाफ पोजीशन में आना है, उसके बाद अप करना है, फिर डाउन, फिर अप। ये भी आप लोगों के जो है लड़कों के लिए 20 होंगे और लड़कियों के लिए 15 होंगे। ये आपके स्क्वाट्स है, दैट इज बैठक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, 22 मिनट का वीडियो हो गया, मुझे हर एक चीज को डिटेल में बात करनी है। ये काम कब तक हो रहा होगा आपका, ये काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। सुबह ऐसे समझो आप लोग, ओके, इसको आप ऐसे समझिएगा। सुबह एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन। सुबह 5 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम था, 5 से मान लेता हूं 7 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ठीक है साहब, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। 7 बजे से 10 बजे तक सारी रनिंग और सारी एक्सरसाइजें लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका ही नहीं होता, आपके बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो भी हैं, उनके बाद जो बच्चे आ रहे हैं, 3-4 पेयर्स अगर बन रहे हैं तो वो सबके ऊपर ही बात होगी। उनके एक्सरसाइज में भी टाइम लगता है, उनकी रनिंग में भी टाइम लगता है। तो हम मान लेते हैं लगभग 10 बजे तक जो है वो आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में जो बच्चे फेल होते हैं उनका अलग से नाम लिया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है, चेस्ट नंबर वहीं छोड़ करके बाहर आ जाओ। जो फेल हो गए, वो जो पास हो गए उनको अंदर रख लिया जाता है। इसका मतलब ये है दोपहर 10 बजे तक अगर कोई बच्चा बाहर आ गया वो फिजिकल आउट हो गया, जो पास हो गए उन बच्चों को अंदर रखा जाता है। ऐसा नहीं कि फेल हुए को रात को भेजेंगे, नहीं, फेल हो रहे हो दिन में बाहर निकाल दिया जाता है। अब 10 बजे से आपको कुछ गैप दिया जाता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, भाई तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जो पहले आगे उनको रेस्ट ज्यादा भी मिल जाता है, या पहले आगे उनको पहले भी आगे के टेस्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। इस केस के अंदर आप लोगों को थोड़ा फ्री टाइम दिया जाता है। आप लोगों को जो अपना नाना धोना नहीं, सॉरी, वॉशरूम जाना है, आपको खाना खाना है, वहां कैंटीन अवेलेबल होगी। खाना फ्री नहीं मिलता, वहां पर आप पैसा अपना लेकर के जाइए, वहां पैसा पे करिए, प्लेट के हिसाब से पैसा दीजिए और आपको खाना मिल जाएगा। अच्छा वर्ल्ड क्लास खाना होता, बढ़िया खाना एकदम। तो खाना खाइए, कुछ देर का गैप होगा, उसके बाद में अगला प्रोग्राम शुरू होगा। अच्छा, अगला प्रोग्राम तो शुरू होगा। एक छोटा सा डाउट जो बच्चों को रहता है, सर ये मेरी हाइट कब नापते हैं? हाइट नहीं नापते फिजिकल के अंदर, हाइट नपेगी आपकी मेडिकल में। ऑल्दो दिस इज अ फिजिकल स्टैंडर्ड, ये एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही है, पीएसटी, लेकिन ये जो हाइट है आपकी नापी जाएगी मेडिकल टेस्ट के अंदर। फिजिकल टेस्ट में नहीं नापी जाती, फेज 2 में नहीं नापी जाती, मेडिकल टाइम पे नापी जाती है, ठीक है साहब।
इसके बाद में जो अगला टेस्ट आएगा वो अगला जो समय होगा वो रेस्ट टाइम होगा, आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी समय मिल सकता है डिपेंडिंग उनकी प्रोसेस कितनी लंबी चल रही है उसके आधार पर आपको थोड़ा रेस्ट टाइम दिया जाता है। रेस्ट टाइम दिया जाने के बाद में आपके पेयर्स बनते हैं। मान लो आपके 300 बच्चे टोटल थे, अपीयर हुए थे, उनमें से 100 बच्चे फेल हो गए फिजिकल में, तो अब बच गए आपके 200 बच्चे। 200 बच्चे जो है वो आपके अगले पड़ाव के लिए तैयार होंगे। अगला पड़ाव 2 हिस्सों में होता है, जीडी में भी बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं भी। अगला पड़ाव 2 हिस्सों में होता है। पहला होता है आपका एसआरटी, पहले एसआरटी होता है जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ठीक है। दूसरा पड़ाव होता है आपका जीडी, जिसको आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 कहते हो। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को साइको टेस्ट भी कहा जाता है। ये रीजनिंग का ही पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। चलिए एसआरटी किस प्रकार से होता है वो सुन लो भाई। एसआरटी जिसको आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, ये रीजनिंग का पार्ट है और ये मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा फेज 2 की तैयारी में। मैं ये क्लासेस आप लोगों की लेने वाला हूं जहां पर बेहतरीन लेवल पर हम एसआरटी सीखेंगे। एसआरटी में क्या होता है, आपको वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम मिल जाती है, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती, सॉरी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं होती। आपके जो क्वेश्चन जो सवाल हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। आपको आंसर जो है वो सोच समझ के देना होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन एक ही जैसे दिखते हैं या सही लगते हैं और इसमें कोई आंसर गलत होता ही नहीं है, सारे ही सही होते हैं, उनमें ज्यादा सही ढूंढना होता है बस आपको। तो एसआरटी बेसिकली जो है वो 100 सवाल भी हो सकते हैं, 50 सवाल भी हो सकते हैं, 70 सवाल भी हो सकते हैं। आपके आंसर्स कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते। आपका मान लो सवाल नंबर 53 और सवाल नंबर 56 एक जैसे दिखने वाले थे, आपने अलग अलग कंट्रोवर्शियल आंसर दे दिया, दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक क्वालिफाइंग राउंड होता है भाई, आपका क्वालिफाइंग राउंड होता है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या आप एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। पिछले 1.5 साल से एयरफोर्स ने एसआरटी नहीं लिया था, अब वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले एसआरटी होता था, अब वापस होगा। तो ये अगर हटाया गया था, बीच में कुछ टेस्टिंग हुई, वापस से एसआरटी लगाया जा रहा है ताकि बच्चों को जो भी उनकी कमियां रही 1-1.5 साल के अंदर वो नहीं लिया और फिर जो कमियां नजर आई होंगी उसी के आधार पर वापस से एसआरटी लगाया गया होगा। तो बेसिकली जो है एसआरटी अब वापस से इंट्रोड्यूस हो गया है। तो रफली अगर मोटा मोटी मैं एसआरटी पे बात करता हूं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हर एक सवाल 1 नंबर का होता है, कोई सवाल गलत नहीं होता, कम सही और ज्यादा सही होता है। नेक्स्ट पर अगर बात की जाए, सारे सवाल इंग्लिश के अंदर होते हैं, आप लोगों के कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं देना होता और मैं प्रॉपर तैयारी आपकी जीडी की करवा दूंगा। अब यहां पर मान लो कि 200 बच्चे पास हुए थे, उनमें से 50 बच्चे या 30 बच्चे फेल हो गए एसआरटी में। अब उनको फेल होने के बाद में यहां से बाहर बिठा दिया जाता है या बाहर भेज दिया जाता है। यहां पे कॉपी चेक करने का तरीका बहुत ही तगड़ा है। आपको 100 सवाल दिए जाएंगे और उन 100 सवालों में से रियलिटी अगर तुम्हें अंदर की बात बताऊं मैं, तो 100 सवालों में चेक ही नहीं होते। 100 सवाल, 100 सवालों में से फिक्स 10 सवाल चेक होते हैं कि यार ये जो सवाल नंबर 53 था इसके अंदर बच्चे ने क्या रिस्पॉन्ड करा है वो हमें देखना है। सवाल नंबर 36 था उसमें क्या रिस्पॉन्ड करा है वो हमें देखना है। सवाल नंबर 73 था उसमें क्या रिस्पॉन्ड करा है वो देखना है। बच्चे के 10-12 सवालों में पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। कुछ चुनिंदा सवाल चेक होते हैं और काम वहीं पता चल जाता है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, किस तरह से तुम सोचते हो, वो सब कुछ वहीं पता चल जाएगा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी होती। ठीक है साहब, 200 बच्चे आए, 50 फेल हो गए, 150 बच्चे। अब इसके बाद में आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, अगेन जीडी होने से पहले थोड़ा टाइम दिया जाता है। ये होल में बिठाई करेंगे जीडी के लिए, फिर आपके 10-12 लोगों का स्लॉट बनता है। 8 से 15 लोगों के बीच के गैप का जो है वो आपका बेसिकली पूरा एक एक चीज बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये मान लेते हैं अपन की लगभग क्योंकि थोड़ा दोपहर को गैप भी मिलता है, तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक आपका ये खत्म हो गया। 2-3 बजे तक मान लो आपका कि ये एसआरटी खत्म हो गया। इसके बाद में कुछ टाइम का गैप दिया जाएगा। जो बच्चे फेल हो गए उनको बाहर, इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो फेल हो गए उनको बाहर भेज दिया जाएगा। अगला जो चीज होगी वो होगा आपका जीडी। जीडी की एक अलग कहानी है यहां पर। जीडी किस तरह से होगा, कैसे होगा, उस चीज को समझते हैं। मान लो 150 बच्चे पास होके यहां पर पहुंचे भाई, 300 में से अब 150 बच्चे बचे हैं और जीडी में 150 बच्चे पहुंचे हैं। इन 150 बच्चों का जीडी कैसे होता है? सबसे पहले तो इनके अंदर ग्रुपिंग होती है। 8 बच्चों से 15 बच्चों तक की कितने बच्चों की ग्रुपिंग की जा सकती है। इनको अलग अलग कमरों में या एक ही हॉल में अलग अलग जगह पर बिठाया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बिठा दिया। 15 बच्चे इस कोने में बैठ जाओ, 15 उसमें बैठ जाओ, 7 बच्चे इस कोने में बैठ जाओ, तब बैठ जाओ। जो बच्चा जीडी दे के आ गया वो बाहर जाके जब बैठेगा तो वो उन बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता जो पहले से वहां बैठे हैं, क्योंकि वो टॉपिक बता देगा ना उनको। तो इसीलिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बार सेम ही निकलते हैं, तो इसीलिए जो बच्चा जीडी दे के बाहर वापस आता है उसको अलग बिठाया जाता है। अब जीडी की प्रोसेस सुनो, जीडी होता कैसे है। 15 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, ठीक है साहब, 15 बच्चों को ग्रुप बना दिया गया। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन राउंड होता है आपका कि भाई इंट्रोडक्शन दे लो। इस चीज को कई बार पहले और बाद में भी किया जा सकता है। पहले आपको जीडी टॉपिक के बारे में जानकारी देनी पड़ सकती है या इंट्रोडक्शन के बारे में। हम पहले इंट्रोडक्शन को रख रहे हैं कि सबसे पहले आप सबका इंट्रोडक्शन होता है। आप अपना 40 सेकंड्स के अंदर एक एक बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दो।
कैसे देना है इंट्रोडक्शन, कैसे स्पोकन इंग्लिश एटिकेट्स वगैरह, वो विशाखा मैडम आपकी प्रॉपर क्लास लेके आएंगे, उसमें सारी जानकारी मिली जाएंगी। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। आप सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन देना होता है। आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन होता है कि जीडी जो है शुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई शब्द नहीं बोलना आ रहा है, आप उसे हिंदी में बोल सकते हैं, या कोई लाइन है उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आपको वापस से इंग्लिश के ऊपर ही आना और इंग्लिश के अंदर ही कम्युनिकेशन अपना रखना है। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होने के बाद में बताया जाता है, जैसे अपन एक टॉपिक ले लेते हैं, एनवायरमेंट का बताया गया। भाई एक ऑफिसर आए कि उनको सबको बच्चों को खाली पेज दिया जाएगा, एक एक सब बच्चों को खाली पेज दिया गया है। अब बोला जाएगा कि भाई साहब आप सभी लोग जो है वो एक खाली पेज ले लीजिए और मेरा एक टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। तो बच्चों को खाली पेन दे दिया, पेज दे दिया, पेन दे दिया, और बोला गया है कि भाई आज का जो आपका टॉपिक है वो एनवायरमेंट के ऊपर है, दैट इज पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण आपका आज, एनवायरमेंट आज का आपका टॉपिक है। तो तुम में से कुछ बच्चे ऐसे जिनको पर्यावरण के बारे में पता ही नहीं है, कुछ ऐसे जिनको बहुत अच्छा पता है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए ऑफिसर खुद आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें पर्यावरण के बारे में बताऊंगा। ऑफिसर के पास एक दो पन्नों का प्रॉपर एक फॉर्मेट होगा, उसमें वो बोलेंगे कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो और आपको जो पेपर पेन दिया है उसके अंदर रफली लिखो। ये ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, शायद तुम्हें कोई बच्चा नहीं कोई नहीं बताएगा ये बात कि कैसे एग्जैक्टली जीडी परफॉर्म होता है एग्जाम में। ठीक है, ऑफिसर बोलेंगे कि भाई साहब सुनो, एक जो है वो आप लोगों को मैं प्रॉपर का प्रॉपर जीडी बता रहा हूं, पूरा टॉपिक पढ़ के सुना रहा हूं, तुम रफली अपने पेपर में लिख लो ताकि तुम्हें अगली बार जब तुम बोलोगे तो तुम्हें काम आएगा। तो आपको पेपर दिया गया और ऑफिसर आए और वो जीडी का पूरा पूरा टॉपिक वो वहां पर बोलेंगे कि भाई साहब एनवायरमेंट ये है, एनवायरमेंट ये है, ये अच्छाई है बुराई है। आपको टॉपिक को टिप्स के रूप में रखना है, एक एक लाइन रखना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन वहां लिख लेनी है, रफली लिख लेनी है, प्रॉपर आपको वो रफली लाइन लिख लेनी है। जैसे ही वो टॉपिक बता के खत्म हुए ऑफिसर, उसके बाद में बोलेंगे भाई साहब देखो अपना हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब सारे लोग क्या करो, जो भी तुमने टिप्स वाइज लिखा है, इस टिप्स वाइज पूरे टॉपिक को फेयर पेज में वापस से उतारो। 2 पेज दे देते हैं या बोलते हैं पेज के दूसरी तरफ या पेज के आधे हिस्से के अंदर जो है वो जो है आप लोग इस पूरे टॉपिक को वापस फेयरली उतारिए अपनी कॉपी में। तो आपको फेयरली उस एनवायरमेंट टॉपिक के ऊपर वापस से लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में वो जो पेज है आपसे वापस ले लिया जाता है कि भाई ठीक है तुमने रफली लिखा, तुमने फेयरली लिख लिया, हमने जमा कर लिया, हम देख लेंगे क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब एनवायरमेंट टॉपिक के ऊपर बात करो। एक एक बच्चा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, एक एक बच्चे को उठाया जाता है, खुद से मर्जी से बोलते जाओ, एक एक जना बोलता जाएगा। मान लो 12 बच्चों में से 8 बच्चों ने बोल दिया, 4 ने नहीं बोला, तो ऑफिसर खुद बोलेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन के टाइम पे ऑफिसर मना भी कर सकते हैं, जो चेस्ट नंबर 34 बोलने की आवश्यकता नहीं है उस टाइम पे। इसका मतलब ये है ऑफिसर ने देख लिया कि तुम गुड इनफ हो। उस केस के अंदर अगर ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश करी तो काटा भी लग सकता है। जब ऑफिसर ने मना कर दिया नहीं बोलना तो नहीं बोलना, समझ लो तुम पास हो चुके हो। उसके बाद अगर तुमने बोलने की कोशिश करी तो तुम गए काम से। तो इसी केस के अंदर फिर जब जो है मान लो 4 बच्चों ने नहीं बोला तो ऑफिसर बाद में पॉइंट आउट कर दिया, चेस्ट नंबर 36, 38 और 40 भाई अगर कुछ बोलना है तो बोल लो, नहीं बोलना सर। हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल लो, नहीं बोला सर, तो वो तो कंफर्म फेल हो गए। बाकी बच्चे जिन्होंने बोला है, अच्छा बोला है, वो सारे लगभग पास हो ही जाते हैं। तो ये जीडी का प्रोसेस है। इंट्रोडक्शन होगा, टॉपिक बताया जाएगा, टॉपिक के बारे में तुम्हें बताया जाएगा, रफली लिखना है तुम्हें, खाली पेज में फेयरली लिखना है। उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर 1 मिनट 30 सेकंड जितना भी तुम बोलना चाहते हो वो बोलो। आपका कॉन्फिडेंस वहां देखा जाता है और इस चीज की प्रॉपर तैयारी जो है वो आपको विशाखा मैडम और जो है बीएस सर करवाएंगे, स्पोकन इंग्लिश और जीडी टॉपिक्स की प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो अगला राउंड आएगा आपका, अगला जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद में जीडी हो गया आपका। जीडी होने के बाद में जो चीज होगी आपकी अगली, जीडी होने के बाद में ओके, ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया। मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दी कि जीडी किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। जीडी होने के बाद में 150 बच्चे जो थे उनको बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद में चेस्ट नंबर अनाउंस करे जाएंगे कि भाई चेस्ट नंबर 45 बाहर आ जाओ, 80 बाहर आ जाओ, 30 बाहर आ जाओ, 35 बाहर आ जाओ, 18, 19, 20 बाहर आ जाओ। अलग से बुलाया जाएगा कुछ चेस्ट नंबर को, कम ही लोग होंगे ये जिनको बुलाया जाएगा। मान लो 30 बच्चों को बुलाया गया, 50 बच्चों को बुलाया गया, कुछ भी मान लो। 100 बच्चों का नाम नहीं लिया गया है, इनका नाम लिया गया है। आखिरी में बताया जाएगा कि चेस्ट नंबर जिनका नाम लिया गया है वो अलग आके बैठ जाएं, अलग बिठा दिए गए हैं। बेटा आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको फेल किया जाता है, आप अपने घर जा सकते हैं। यहां से इन 50 की जर्नी वापस हो गई, यहां से इन 50 को वापस घर भेज दिया जाता है। अब बच गए ये 100, ये समय हो गया लगभग 5 बजे के समथिंग का समय हो गया। अब इनको तो भेज दिया बाहर 5-6 बजे के आसपास, ये 100 लोग बच गए। इनको 5-6 बजे बोला जाता है भाई अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, पानी वानी पियो, थोड़ा बहुत नाश्ता करना है तो करो, थोड़ी देर वेट करो। वेट करने के बाद में इनको बताया जाता है कि भाई अब जो है वो आप लोगों को न्यू चेस्ट नंबर दिया जाएगा, न्यू चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है उस टाइम पे।
ये न्यू चेस्ट नंबर मेडिकल को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है कि भाई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसी के आधार के ऊपर जो है वो नया चेस्ट नंबर आपको अलॉट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो गए थे इनका चेस्ट नंबर हटाया जाएगा, इनको दोबारा से शुरू से 1 से 100 तक का नया चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा। भाई तुम ये नया चेस्ट नंबर है। इस टाइम के ऊपर आप लोगों को मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि मेडिकल कैसे कैसे होगा, मेडिकल के पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, सर से लेकर के पैर तक क्या क्या चेक होगा, चेक होने से पहले कान की सफाई कैसे करानी है, दांतों की सफाई कैसे करानी है, जो है प्राइवेट एरियाज के या जो है अंडरआर्म्स के बाल काट के पहुंचना है, ये सारी बातें जो है आपको यहीं पर बैठा के और आधे एक घंटे प्रॉपर बताई जाएंगी। इसके बाद में जो है आपके कमांडिंग ऑफिसर भी आपसे यही बातचीत करेंगे, जो आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे सेंटर के बारे में, या कुछ भी जो है सीओ जो होते हैं किसी सेंटर के, जो हेड होते हैं ऐसे समझ लो तुम लोग, तो इनसे एएससीज के जो सीओ जो शुरू में आखिरी में आपके साथ एक बार संबोधन करते हैं, बातचीत करते हैं, आते हैं, आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। मेडिकल मिल गया, मेडिकल की डेट भी आपको यहीं पर शाम को बैठे बैठे मिलेगी, भाई ये मेडिकल की डेट है। उसके बाद में आपका रीडॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिलना है, आपको साइन करके देते हैं भाई आपका फेज 2 कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस होते होते रात के बज जाते हैं 9, रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, ये प्रोसेस खत्म होते होते आपको मेडिकल की डेट मिल चुकी होती है कि भाई आपका आज फेज 2 कंप्लीट हो गया। सुबह 5 बजे से रात 9-10 बजे तक ये फेज 2 इस तरह से चलता है। फेज 2 हो गया कंप्लीट, अब आपको नई मेडिकल की डेट मिलती है, आपको नए मेडिकल डेट के ऊपर नए मेडिकल सेंटर्स पर जाना होता है, जो भी आपको अलॉट होते हैं वो डिटेल आपको मिल जाती है, किस दिन जाना है ये भी आपको बताया जाता है। मेडिकल के अंदर पहुंचते हो कई सारे पॉइंट होते हैं, साहब मेरे दांत 32 रह गए, 36 रह गए, 40 चले गए दांत, आंखों में ये प्रॉब्लम है, कान में दिक्कत है, उन सारी चीजों के ऊपर हम और एक वीडियो बना सकते हैं सेपरेट। आपकी जो भी मेडिकल समस्या है वो एक बार कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा और मुझे बताइएगा कि कितने इंटेंसिवली आप वेट कर रहे हो मेडिकल वीडियो का, तो बनाए, नहीं तो आवश्यकता अगर नहीं होगी तो नहीं भी बनाएंगे। तो मेडिकल डेट आपको मिलेगी, फिर आपको मेडिकल में जाना है और अपना मेडिकल परफॉर्म करना है। फिर भी अगर आपको ऐसे है कि सर मेडिकल पे भी एक वीडियो लाया जाए इसी की तरह डिस्क्रिप्टिव, जहां सुबह से रात तक की हमने बात करी, बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्या क्या होगा, बारीक चीज से मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट फिर भी अगर रह गया हो कि सर फेज 2 में ये वाली बात पे चर्चा नहीं करी आपने, मुझे लगता है मैंने हर एक चीज पे बात करी है, फिर भी आपको लगता है कि सर आपने ऐसी बात चीज पर बात नहीं करी, तो मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, आगे एक और वीडियो लेके आऊंगा। मेडिकल के ऊपर जो है आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे डालो। मेडिकल के ऊपर अगर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में डालो। इतने ही डिटेल्ड वीडियो के अंदर इतने ही डिटेल तरीके से कौन कौन सा मेडिकल पॉइंट होता है, कोई अगर मेडिकल कमी है, सब फ्लैट फुट है, सब जो है डीएनएस का पॉइंट है, या हाइड्रोसिस है, या जो है और भी कोई पॉइंट है, एंकल जो है एंकल का पॉइंट है, या बेसिकली कोई भी अगर समस्या है आपको, तो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम सॉल्यूशन के साथ में भी बात कर सकते हैं। ऐसा एक सेपरेट वीडियो और प्लान किया जा सकता है। तो फिर भी 40 मिनट का वीडियो हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा, 40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैंने आपको पूरे प्रोसेस को, पूरे दिन को खोल के आपके सामने रख दिया है। अब बात करूंगा इस पूरे दिन के अंदर अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, कैसे आपको मेडिकल के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस लेके आना है, फिजिकल के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, आपका एसआरटी में अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, जीडी के टॉपिक्स पे काम करना है, आपकी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपकी स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है। उसके लिए प्रॉपर क्लासेस हमने प्लान करी है आप लोगों की, जो कि 15 मई से शुरू हो रही है। अगर आप 15 मई से पहले ही वीडियो देख रहे हो तो बैच एनरोल कर लीजिए जाके, 15 मई के बाद देख रहे हो तो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर के आप लोग बैच एनरोल करेंगे। 10 बजे स्पोकन इंग्लिश की क्लास होगी, 11 बजे एसआरटी की सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की क्लास होगी, जो कि मैं लूंगा आप लोगों की, और वहां पर प्रॉपर गाइडेंस भी दूंगा आगे के लिए। मान लो कि मेडिकल का वीडियो आवश्यकता नहीं पड़ी बनाने की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सर जी मेरे तो डीएनएस का पॉइंट है, अब मैं क्या करूं, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, आई विल सजेस्ट यू, उनके ऊपर बात करी जाएगी बढ़िया तरीके से। और 1 बजे जो है वो जीडी जो है टॉपिक्स के ऊपर बीएस सर आप लोगों के साथ बात करेंगे। क्या है ये क्लासें, कहाँ होंगी ये क्लासें? होंगी डेडिकेटेड फेज 2 बैच की क्लासेस। अगर आप मान लो एयरफोर्स के बाद के किसी इनटेक के टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो तब भी हम कोई ना कोई वीडियो जरूर शायद बैच होगा ही होगा हमारा, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो इस बैच में हम क्या क्या देने वाले हैं आपको, 40 से अधिक जीडी टॉपिक्स जो रैपिडली आपके इस बार के फेज 2 एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप पीछे भी आए हैं तो कब आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, एसआरटी क्लासेस जो मैं लेकर के आ रहा हूं, ओवरऑल 100 से ज्यादा क्लासेस आएंगी टोटल। इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपकी आएंगी, कंप्लीट क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो सारी क्लासेस आपको हो जाएंगी। प्लस जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है साहब ये जो जीडी है वो मैं ऐसे ऑनलाइन कैसे कर लूंगा, तो जीडी ऑनलाइन करोगे, विशाखा मैडम प्रॉपर आप लोगों के साथ में फैसिलिटी देती है कॉल की। विशाखा मैडम आपसे वीडियोस बनवा के मंगवाती है, आपको कमियों को सुधरवाती है, और प्रॉपर डेली बेसिस पर आपको रेस्पॉन्ड किया जाता है। एक नंबर मिलेगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आप उसके ऊपर डेली बेसिस पर अपना जो है फॉलोअप ले सकते हैं। डेली जो है विशाखा मैडम से टॉपिक वाइज या इंट्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच की वैलिडिटी 30 सितंबर रखी गई है, जाकर के इसको एनरोल करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं समाधान इन नंबर्स के ऊपर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरा द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो
को लाइक कर दीजिए, नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को एनरोल कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन किसी और टॉपिक पे अगर आपको चाहिए तो इसी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि साहब ऐसा ही एक धमाकेदार सा वीडियो इस टॉपिक पर और लाया जाए, तो आपके लिए कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होप यू एंजॉय द सेशन, टेक केयर, बाय।